सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल, वो करती है आपको सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत उस शुभ खबर के साथ जो देश के फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। साथ ही उन लोगों को भी बूस्टर डोज लगाई जा रही है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। बात अगर फ्रंटलाइन वॉरियर्स की करें तो इनकी संख्या 1 करोड़ के पार है। वैक्सीन के बाद बूस्टर डोज का भी दौर शुरू हो गया। ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना केस में आई तेजी को देखते हुए वैक्सीन का बूस्टर डोज लगना शुरू हो चुका है। बूस्टर डोज की शुरुआत हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों से हुई है। गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर सुबह से ही चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो या फिर सीनियर सिटीजन्स को उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वेटिंग एरिया है, जो लोग अपनी वैक्सीन लगवाने के बाद इंतजार कर रहे हैं 30 मिनट का। और ये वो भी एरिया है, ये वो जोन है जहाँ पर वैक्सीन दी जा रही है तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स को, तमाम फ्रंटलाइन वॉरियर्स को। ये वो लोग हैं जो वैक्सीन लगाने के बाद इंतजार कर रहे हैं। सर, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आज आपको बूस्टर डोज लग चुका है। हाँ जी, ये एक्चुअली क्या है ना, 9 अप्रैल को मेरे को सेकंड डोज लग गया था और आज ये प्रिकॉशनरी डोज लिए मैंने, जो कोविन पोर्टल पर बुक की थी। और यहाँ कोई बड़े कन्वीनियंटली और कोई इशू नहीं है। स्टाफ बहुत खुश है, हमारे सभी डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ और जीडी हेल्थ वर्कर्स सबको लग चुका, हम लोग बहुत खुश हैं। तो आज आपको बूस्टर डोज पूरी तरह से लग चुका है, आप अब तीसरी जंग से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। कितना तैयार मानती हैं अब आप अपने आप को इस पूरी आगे आने वाली लड़ाई से लड़ने के लिए? बूस्टर डोज लग के प्रोटेक्टेड तो फील होता है, तो ऑब्वियसली अगर ड्यूटीज़ लगती है कोविड ड्यूटीज़, तो हम लोग को प्रोटेक्टेड फील होता है कि हमने बूस्टर डोज ले ली है। तो एक प्रिकॉशनर एक डोज होता है कि हमने ठीक है वैक्सीन लग गई है, तो ऑब्वियसली सेफ है हम लोग। अच्छा, डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा कंटेजियस है ओमिक्रॉन, तो ऐसे में आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ओमिक्रॉन ऐसा एक वेरिएंट है जो बहुत ईजीली संक्रमण फैला रहा है, कई गुना ज़्यादा संक्रमित कर रहा है लोगों को डेल्टा वेरिएंट से। तो ऐसे में आप लोगों को बूस्टर डोज लगना कितना आपको और कॉन्फिडेंस देता है? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा है कि हम लोग के लिए मतलब आज से ही स्टार्ट हो गया। किसी तरह की कोई तकलीफ हुई आपको बूस्टर डोज लगवाने के बाद? किसी तरीके का कोई तकलीफ नहीं। देश में करीब 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के लोगों की संख्या लगभग 13 करोड़ है। इस हिसाब से देश में 16 करोड़ बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक लाखों लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है। इसलिए ऐसे लोगों को तीसरी डोज देने का सवाल ही नहीं उठता है। जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए बूस्टर डोज का लगना जरूरी है। बूस्टर डोज लेने वाले लोगों के लिए ये बताना जरूरी है कि जो लोग कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, वो सीधे किसी भी कोविड टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। बूस्टर डोज के लिए तो कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन सुविधा भी अवेलेबल है। अगर आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर जिनके पास नहीं है तो हम ऑफलाइन यहाँ भी करते हैं। वहीं ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है कि क्या अपनी मर्जी की वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है। हालांकि जिस व्यक्ति को जिस वैक्सीन की पहली 2 डोज लगी होगी, उसी वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। अगर आपको कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगी है तो कोविशील्ड की ही बूस्टर डोज लगेगी, और जिसे कोवैक्सीन की दोनों डोज लगी है उसे बूस्टर डोज में कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी डोज अलग वैक्सीन की होनी चाहिए। जैसे अगर पहली 2 डोज कोवैक्सीन की लगी है तो तीसरी डोज कोविशील्ड की लगनी चाहिए। इसी तरह अगर पहली 2 डोज कोविशील्ड की लगी है तो तीसरी डोज कोवैक्सीन की लगे। लेकिन सरकार की ओर से अभी मिक्स वैक्सीन की बात नहीं कही गई है। बता दें कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कुछ दिनों बाद कम होने लगती है। ऐसे में वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूरी है। इसके अलावा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने इसकी जरूरत और बढ़ा दी है, क्योंकि नया वेरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों को भी शिकार बना रहा है। गाजियाबाद से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पिछली 2 लहर की तरह इस बार भी महाराष्ट्र में कोरोना का ज्यादा कहर है और यहां लगातार रिकॉर्ड तोड़ मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में क्या तैयारियां हैं, लोग कितने जागरूक हैं, व्यवस्थाएं क्या कुछ हैं, और इन सब की जमीनी हकीकत परखने की कोशिश हमने की। आपको ऐसी एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता पारस दामा की ये स्पेशल रिपोर्ट।
मुंबई का नेस्को कोविड सेंटर है यहाँ पे, जहाँ हम पहुँचे हैं। यहाँ पे लगातार लोग पहुँच रहे हैं, जहाँ पे आज जो कुछ कैटेगरीज हैं उनको बूस्टर डोज लगनी है। इस कैटेगरी में जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन में काम करते हैं, उन वर्कर्स के लिए होगा। साथ ही साथ जो 60 से ज़्यादा अधिक उम्र के आयु के लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको भी आज लगाया जाएगा। बट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपकी एलिजिबिलिटी, आप तब बूस्टर डोज लगा सकते हैं जब आपने दूसरा डोज जो है वो लगवा लिया है और उसको 9 महीने पूरे हो गए होंगे, तो ही आपको बूस्टर डोज जो है वो लगाई जाएंगी। भीड़ को काबू करने के लिए और लोगों को संक्रमण ना हो, भीड़-भाड़ वाली जगह है, यहाँ लोग पहुँचते हैं वैक्सीनेशन के लिए। इसके लिए सारी चीज़ें जो हैं, सारे हिस्से अलग अलग कर दिए गए हैं। ये हिस्सा है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो हैं हेल्थ वर्कर्स हो सकते हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हैं वो यहाँ बैठते हैं, और साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन है उनको यहाँ रुकाया गया है, यहीं उनका वैक्सीनेशन होगा। यही अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, अलग अलग आप देखते हैं हिस्से बनाए गए हैं, जहाँ पर अंदर जो है वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। और अब तकरीबन सुबह से यहाँ 500 से ज़्यादा लोग पहुँचे हैं जो बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। बहुत खुशी लग रही है उनको कि गवर्नमेंट उनके लिए एक बूस्टर डोज भी अरेंज किया है। कई लोगों ने हमें ऐसे बताया कि उन्होंने फर्स्ट और सेकंड डोज भी यहीं पर लिए थे और अभी तक उन्हें वैक्सीन लेने के बाद कोविड नहीं हुआ है। तो ये सुनकर भी हमको बहुत खुशी हुई और आज वो अपनी तरफ से बहुत खुशी से आए हैं बूस्टर डोज लेने के लिए। बूस्टर डोज जो शुरू किया गया है वो अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज है। क्या कुछ प्रोसेस किया था आपने बूस्टर डोज लगवाने के लिए मैम? ऑनलाइन प्रोसेस किया था। तो आप अभी खुश हैं? खुश है। सेफ फील कर रही हैं? हाँ। ये जो बूस्टर डोज जो देना चालू किया है, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और इसका लाभ सभी लोगों ने लेना चाहिए। जैसे हमने भी पहले दिन लिया, वैसे सभी लोगों ने इसका लाभ लेके अपने गवर्नमेंट को सहायता करना चाहिए। जो भी लोग बूस्टर डोज लगवा के निकल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपने आप को अब सुरक्षित मानते हैं। कैमरामैन नितिन वर्ने के साथ पारस दामा, गुड न्यूज़ टुडे। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों से लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। लगातार टेस्टिंग की जा रही है और अब तो बाजार भी इसे लेकर तैयार है। अब एक ऐसी नई टेस्टिंग किट आ चुकी है जो महज 10 से 15 मिनट के भीतर आपको संक्रमण की सही स्थिति की जानकारी पहुंचा देगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते संकट के बीच इसी वेरिएंट से जुड़ी राहत भरी खबर आई है। ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए बाजार में एक नई टेस्ट किट अगले 2 दिनों में आ जाएगी। ये टेस्ट किट महज 10 से 15 मिनट में ही ये बता देगी कि आप ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं या नहीं। इस नई किट का नाम ओमिश्योर है, जिसे टाटा समूह की हेल्थ केयर कंपनी टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने तैयार किया है। यानी ओमिक्रॉन को कम समय में पहचानने वाली ये किट पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की मंजूरी भी मिल चुकी है। ओमिश्योर टेस्ट किट दूसरे RT-PCR टेस्ट की तरह ही काम करेगी। इस किट से जांच के लिए भी नाक या मुंह से स्वाब लिया जाएगा, फिर 10 से 15 मिनट में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जैसा कि अभी दूसरे RT-PCR टेस्ट में भी होता है। उम्मीद है कि ओमिश्योर किट 12 जनवरी से बाजारों में उपलब्ध हो जाएगी। अभी तक भारत में ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए अमेरिकी कंपनी थर्मो फिशर की टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि हाल में हुए म्यूटेशन की वजह से थर्मो फिशर टेस्ट किट ओमिक्रॉन को डिटेक्ट नहीं कर पा रही, लिहाजा ओमिक्रॉन बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। बहरहाल देश में ओमिक्रॉन भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 552 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की कुल संख्या 3623 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित 1409 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार को देखते हुए एक नए रियल टाइम RT-PCR टेस्ट किट की जरूरत महसूस की जा रही थी। उम्मीद है कि टाटा की ये ओमिश्योर किट इसी काम को पूरा करेगी और एक्सपर्ट के भरोसे पर खरा उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर अब मेडिकल एक्सपर्ट्स भी सभी को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। क्या कहना है मेडिकल एक्सपर्ट्स का, और कोरोना से जुड़ी तमाम आशंकाओं और सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की हमारी सहयोगी तेजश्री पुरंदरे ने। NTHGI के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोरा। अरोरा जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि कितनी खतरनाक है ये तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे को आप किस तरह से देखते हैं?
धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जहाँ तक ओमिक्रॉन ये पिछले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में जो तेज़ी से केस बढ़े हैं और ये बिल्कुल ये वायरस वेरिएंट उसी तरीके से बिहेव कर रहा है जैसा कि दूसरे देशों में किया। इसका आरंभ साउथ अफ्रीका में हुआ, वहाँ तेज़ी से बढ़े, लेकिन 2-3 हफ्ते में ये पीक जो है कम हो गई। हम देख रहे हैं कि दुनिया के सारे दूसरे जो पश्चिमी देश हैं उनमें बहुत तेज़ी से फैल रहा है, चाहे वो अमेरिका है। पिछले 2-3 दिनों में 10-10 लाख केस रोज़ाना हुए हैं। फ्रांस में 2.5 लाख केस हुए कल, और यूके में भी 2.5 लाख 3 लाख केसेस हो रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी केसेस जैसे बढ़ रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते में करीब 10 गुना केसेस हो गए हैं, और इस रफ्तार इस पे निर्भर करेगी कि किस तरीके से हम अपना कोरोना उपयुक्त व्यवहार बनाए रखते हैं इस देश में। साथ ही साथ जो कंटेनमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो किस तरीके से एक स्मार्ट तरीके से लगाई जाती हैं। लेकिन आने वाले समय में केसेस ज़रूर कुछ न कुछ बढ़ेंगे। डॉक्टर अरोरा, हर दिन हम देख रहे हैं कि करीब 1 लाख केसेस हर रोज़ भारत में अब दोबारा से आना शुरू हो गए हैं, और आपने भी अभी कुछ समय पहले ये बात कही थी कि ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो 50% केसेस जितने भी आ रहे हैं वो 50% ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों के हैं। तो क्या ऐसे में ओमिक्रॉन के मरीजों के केसेस ही बढ़ रहे हैं? तो ये जो सारा संक्रमण है इस समय और जो तेज़ी हमें दिखाई दे रही है, इस लहर को आगे ओमिक्रॉन ही बढ़ा रहा है। तो ज़्यादातर केस ओमिक्रॉन है, क्योंकि जिस तरीके से हम एक बिहेवियर देख रहे हैं जिसमें संक्रमणता है इस वायरस की, कि अगर आस पड़ोस में या ऑफिस में एक को हो जाए तो बाकी लोगों को बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो लगता ये है कि ज़्यादातर केस ओमिक्रॉन के ही हैं, ये 60, 70, 80% हो सकते हैं। देखिए, कोरोना काल में वैसे तो अस्पतालों का हाल सबने देखा है, आपने देखा है, हमने देखा है, और खासकर दूसरी लहर में जिस तरह से लोगों को शिकायतें रहीं, उसके बाद तो यह यकीन किसी को नहीं हो सकता है कि किसी भी अस्पताल को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई पुरस्कार दिया जा सकता है। लेकिन नोएडा का जिम्स अस्पताल ऐसा हॉस्पिटल बन चुका है जिसने एक नहीं कई पुरस्कार अपने नाम किए हैं। शानदार बिल्डिंग, साफ चमचमाते गलियारे और वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, कोरोना काल में किया बेहतरीन काम। ग्रेटर नोएडा के जिम्स में जब आप जाएंगे तो सरकारी अस्पतालों को लेकर जो धारणाएं आपके जहन में हैं, वो सब ध्वस्त हो जाएंगी। और यही वजह है कि बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों को पछाड़कर जिम्स ने 4 अवार्ड अपने नाम किए हैं और बन गया है यूपी का नंबर 1 अस्पताल। कोरोना काल में बेहतरीन काम के लिए अलग अलग कैटेगरी में जिम्स को ये 4 अवार्ड मिले हैं। अवार्ड की दौड़ में यूपी के 60 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट अस्पताल थे, लेकिन जिम्स ने सबको पछाड़ दिया। अब ये भी जान लीजिए किस किस कैटेगरी में जिम्स ने खिताब अपने नाम किए। सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अवार्ड, सबसे ज्यादा इनोवेशन के लिए पुरस्कार, रिसर्च और पब्लिकेशन के लिए सम्मान, ओवरऑल कैटेगरी में भी पुरस्कार। इस उपलब्धि पर पूरा अस्पताल और उसका स्टाफ खुशी से झूम रहा है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। जब कोविड ने हिंदुस्तान में दस्तक दी तो इस बीमारी के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी। जिम्स के पास भी संसाधन काफी कम थे, लेकिन अस्पताल ने हार नहीं मानी और बुलंद इरादे के साथ सीमित संसाधनों में नए रास्ते तलाशे। कोविड में दोनों लहरों में अपने जितने भी हमारी लिमिटेड रिसोर्स थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम किया, ये सोच के कि हमें मरीजों की जान बचानी है। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, पेशेंट वर्कलोड में हमको स्थान मिला है, प्राइस। शुरुआत में कोविड के ट्रीटमेंट के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं थे, क्योंकि ये बीमारी पूरी दुनिया के लिए नई थी। ऐसे में अस्पताल की पूरी टीम ने अपना डेटाबेस तैयार किया और उसके आधार पर ट्रीटमेंट के तौर तरीके भी विकसित किए। नई बीमारी है, इसमें कोई शुरू में प्रोटोकॉल्स नहीं थे। हमने अपने प्रोटोकॉल्स बना के उनको एक रिकॉर्ड किया, डेटा कलेक्ट किया, तो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, तो एक उसमें हमें प्राइज़ मिला है। और तीसरा है, हमने काफ़ी पेशेंट्स, क्योंकि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज थे, काफ़ी हमने इनोवेशंस किए कि मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम पेशेंट्स को हम कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं।
अस्पताल स्टाफ ने अपने घर से ज्यादा अपनी ड्यूटी को अहमियत दी और उनकी तपस्या के कारण ही अस्पताल ने सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज किया और जिम्स में मृत्यु दर भी काफी कम रही। कोविड तो ऐसा था, जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड आई उसमें एकदम से वेव आई तो बहुत सारे लोग पॉजिटिव हुए। इवन हमारा स्टाफ भी काफ़ी सारा पॉजिटिव आया। मैं भी पॉजिटिव था, मेरे पेरेंट्स पॉजिटिव थे, मेरी फैमिली पॉजिटिव थी, मैं अंदर ही था क्योंकि पेरेंट्स थे साथ में, तो मेरे फादर मदर हम दोनों लोग सारे लोग अंदर ही थे। उस ड्यूरेशन में हमारे स्टाफ ने किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम कहीं और जाना चाहते हैं या कहीं और रहना चाहते हैं। हम सोचने का समय नहीं था। इफ़ नॉट वी देन हु वाला चीज़ था। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो वो सोचने का समय नहीं था कि इसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। तो इट वॉज ऑल इन फाइल लेवल का प्रोसेस था। मरीज है, देखना है, उसको ठीक करके वहाँ जाके फिर घर की भी चीज़ें देखनी है। कोरोना काल में जिम्स ने कई इनोवेशन किए। उन्हीं में से एक ये है सेंट्रल कंट्रोल रूम, जहां एक स्क्रीन पर अस्पताल का हर फ्लोर, हर वार्ड दिखाई देता है। इस कंट्रोल रूम ने स्टाफ मैनेजमेंट में बड़ी भूमिका निभाई। हम इस वक्त मौजूद हैं जिम्स के एक कंट्रोल रूम में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मॉनिटर है जिस पर जिम्स के एक एक वार्ड के एक एक बेड की तस्वीर यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, उनका वीडियो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। मतलब यहाँ से देखकर ये तय किया जाता है कि कहाँ पर कितने स्टाफ की जरूरत है, किसी पेशेंट को क्या दिक्कत है। इससे मैं अभी इमीडिएटली कहीं भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3rd फ्लोर नर्सिंग स्टाफ, 3rd फ्लोर, ये हमारा 3rd फ्लोर का नर्सिंग स्टाफ है, 3rd फ्लोर नर्सिंग स्टाफ प्राइवेट वार्ड। आप इमीडिएटली अपने एग्जिट पॉइंट पे चले जाएं सी वार्ड में। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हेल्थ सिस्टम से जुड़े एक एक डॉक्टर, एक एक नर्सिंग स्टाफ और एक एक अस्पताल ने अपना रोल निभाया है और यही वजह है कि पूरा देश अपने स्वास्थ्य योद्धाओं के सम्मान में हमेशा नतमस्तक रहेगा। जिम्स को मिले पुरस्कार उसी सम्मान का प्रतीक है। मनीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा, गुड न्यूज टुडे। और अब बारी है सावधान कर देने वाली खबर की। जी हां, कहा जाए तो दिल्ली के हेल्थ केयर सिस्टम पर कोरोना ने अटैक कर दिया है। मतलब डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ कोरोना से संक्रमित होते चले जा रहे हैं और इसका भारी असर दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों पर देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके हमारे कोरोना वॉरियर्स मुस्तैदी से कोरोना मरीजों का इलाज करने में जी जान से लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। ये राजधानी दिल्ली की सड़कें हैं। कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। राजधानी के अस्पतालों में डॉक्टर्स की टीम मुस्तैदी से कोरोना संक्रमितों के इलाज में जुटी है। हेल्थ वर्कर्स मरीजों का ख्याल रखने में जी जान से जुटे हैं। लेकिन जरा सोचिए इन डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के बारे में कि अगर ये कोरोना संक्रमित हो गए तो अस्पतालों में रोजाना भर्ती किए जा रहे हजारों कोरोना मरीजों का इलाज कौन करेगा। हॉस्पिटल्स में सबसे बुरा हाल है एम्स दिल्ली का। एम्स में काम करने वाले करीब 350 रेजिडेंट डॉक्टर कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। ये संख्या सिर्फ कोविड पॉजिटिव रेजिडेंट डॉक्टर की ही है। अगर फैकल्टी, पैरामेडिकल स्टाफ को जोड़ लें तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में हॉस्पिटल और पैरामेडिकल स्टाफ का कोविड संक्रमित होने का असर ये हुआ है कि दिल्ली एम्स में आउट पेशेंट सर्विसेज, ओपीडी, रूटीन एडमिशन और सर्जरी को बंद कर दिया गया है। सफदरजंग हॉस्पिटल के करीब 80 से 100 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हैं। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के भी 100 से ज्यादा डॉक्टर कोविड पॉजिटिव हैं। लोकनायक हॉस्पिटल के 50 से 70 और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के 150 रेजिडेंट डॉक्टर कोविड पॉजिटिव हैं। गुरु तेग बहादुर के 175 मेडिकल स्टाफ में 125 डॉक्टर कोविड पॉजिटिव हैं। कोविड की इस तीसरी लहर में केसेस की संख्या रोजाना बढ़ रही है और ऐसे में इन सब केसेस में इफेक्ट सबसे ज़्यादा जो हो रहे हैं वो डॉक्टर्स हो रहे हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं आम मरीजों की सेवा करने की। अब तक करीब अगर देश भर के आंकड़ों की माने तो 2000 डॉक्टर्स को कोविड पॉजिटिव वो इस तीसरी लहर में हो चुके हैं। डॉक्टर एम वली मेरे साथ हैं। आखिर क्या कारण है कि डॉक्टर्स इस तीसरी वेव में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुए हैं? और हम ये कह रहे हैं क्योंकि अब आज से जो है वो बूस्टर डोज लगनी भी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट है और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो इस लहर में हो रही है, बड़ी संख्या में एसिम्प्टोमेटिक केसेस हमारे बीच में घूम रहे हैं। वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो हैं वो वायरस को बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं हवा में और डॉक्टर को
अगर 2 मीटर भी दूर रहे, मास्क भी लगाए हो तो भी खतरा है। सरकार वेंटिलेटर, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, बेड, बिल्डिंग सब कुछ पैसे से खरीद सकती है, लेकिन डॉक्टर्स पैसे देकर एक झटके में नहीं खरीदे जा सकते। दिल्ली के हेल्थ केयर सिस्टम पर नजर डालें तो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 800 से ज्यादा डॉक्टर कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। पॉजिटिव डॉक्टर्स के संपर्क में आए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी आइसोलेशन में है। इसमें दो राय नहीं कि आने वाले समय में केस और बढ़ेंगे। ऐसे में हॉस्पिटल्स में इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे में आम लोगों को इलाज के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, उम्मीद करते हैं आज का आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना होगा सावधान भी। फिलहाल मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को आप दीजिए इजाजत। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी होगी। लौट